मिथिला जी मन्नत के गालों पर हाथ रखती हैं और दूसरे हाथ से उसके आंसुओं को पोंछती हैं। अब उन्हें क्या पता था कि ये आंसू घड़ियाली हैं। मिथिला जी गुस्से में चलकर अभिमान के पास पहुंचती हैं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तू मन्नत को ब्लैकमेल कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? यह सब करते हुए उसकी बात सुन अभिमान पीछे खड़ी मन्नत को देखता है, जिसके फेस पर इस वक्त शातिर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर डराने की कोशिश मत कर, इधर देख, मुझसे बात कर, मिथिला जी ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। दीदी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यह लड़की, अभिमान कह ही रहा था कि तभी मन्नत बीच में, मैं बताती हूँ आंटी, हम लोग ना सुबह होटल में। तभी अभिमान बीच में उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर, शट अप, खबरदार जो एक और शब्द भी बोला तो। तभी मिथिला जी ने अभिमान के कान को पकड़ लिया। यह देखकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई, जो सिर्फ अभिमान देख पाया। ओए, तू होता कौन है इसे चुप कराने वाला? मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ और तू इस बच्ची के साथ गुंडागर्दी झाड़ रहा है। मिथिला जी ने उसे घूरते हुए उसके कान खींचकर कहा। आउच दीदी, मैं आपको गुंडा लगता हूँ क्या? अभिमान ने चिढ़ते हुए कहा। फिलहाल तेरी हरकतों से तो तू मुझे छटा हुआ, वो क्या कहते हैं उसे, मिथिला जी सोचने लगी कि तभी मन्नत फटाक से बोली, मवाली। उसकी बात सुन अभिमान उसे घूरता है और अपने मन में, एक बार दीदी को चले जाने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि गुंडागर्दी कैसे की जाती है। हाँ हाँ, वही छटा हुआ मवाली लग रहा है तू। चल अब चुपचाप मन्नत से माफ़ी मांग, मिथिला जी ने कहा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या किया जो मैं इससे माफ़ी मांगूं? नेवर, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ तो मुझे सब पता है। उस मासूम बेचारी बच्ची को तूने डराया धमकाया तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। मिथिला जी की बात सुन अभिमान का सिर पीटने का मन कर रहा था। वो पीछे देखता है तो मन्नत बिल्कुल सिंचन स्टाइल में काफ़ी क्यूटली डांस कर रही थी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था अभिमान की बैंड बजा कर। मासूम, और ये अभी आप इसे जानती ही कहाँ हैं? दी, ये नाटक कर रही है और मैं इससे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, अभिमान ने तीखी नज़रों से मन्नत को देखकर कहा। ठीक है, तुझे नहीं मांगनी माफ़ी तो मत मांग, मैं ही मांग लेती हूँ। बोलते हुए मिथिला जी मन्नत के पास पहुँच जाती हैं। आखिर बच्चों की गलतियों की माफ़ी बड़े ही मांगेंगे ना। बोलते हुए मिथिला जी अपने हाथ जोड़ने जा रही थी कि तभी मन्नत और अभिमान दोनों ही बीच में उनका हाथ रोक देते हैं। नहीं आंटी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। आपसे माफ़ी मांगकर मुझे पाप के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, आपके भाई हैं सी ग्रेट फिल्म के बी ग्रेट विलन जैसे, पर आप तो बहुत स्वीट हो और सिर्फ आपके लिए मैं इनको माफ़ कर देती हूँ, मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुन अभिमान उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मैंने तुमसे माफ़ी कब मांगी जो तुम मुझ पर यह एहसान कर रही हो? उसकी बात सुन मिथिला जी उसके हाथ पर हल्का मारते हुए बोली। हर समय लड़ना रहता है इस लड़के को, मिथिला जी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ आंटी, इनसे कहिए थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज करे। बेड रेस्ट की उम्र में बॉक्सिंग रिंग पर उतर रहे हैं। मन्नत बेझिझक कुछ भी बोले जा रही थी और अभिमान सिर्फ मिथिला जी की वजह से चुप था, वरना अब तक मन्नत का क्या हाल हो चुका होता यह तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। माँ, अभी भाई आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ जल्दी चलिए, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। दिव्या की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही मिथिला जी मन्नत से, तुम चिंता मत करो बेटा, जन्नत से कह देना वह अभी भी हमारे घर की बहुरानी है, कोई रिश्ता नहीं टूटा है। और कल तुम सब लोग हमारे घर होली के त्यौहार मनाने आना, आओगी ना? मिथिला जी की आवाज़ में इतना अपनापन था कि मन्नत मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सर हिला दिया। खैर, अब उसे इस बात की खुशी थी कि जन्नत और अभिमन्यु का रिश्ता नहीं टूटा, वरना उसे सच में लगने लगा था कि यह सब जो भी हो रहा है वह उसकी वजह से ही हो रहा है। दुनिया में मन्नत हर किसी से लड़ सकती थी, हर किसी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर सिर्फ जन्नत एक ऐसी इंसान थी जिसके आगे आकर वह कमज़ोर पड़ जाती थी। उसे हमेशा से ही जन्नत से बहुत लगाव रहा।
और बचपन से ही वह उसके प्यार और अटेंशन के लिए तरसी है। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह जन्नत के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती ही रहती, जिससे जन्नत खुश रह सके और उसे देख मन्नत को भी उसकी खुशी मिल जा सकती थी। अच्छा, अब मैं ज़रा अभिमन्यु को देख कर आती हूँ। अभिमान आपको घर छोड़ देगा, छोड़ दोगे ना? बोलते हुए मिथिला जी ने अभिमान की तरफ देखा। ऑफ कोर्स दीदी, मैं बहुत संभल कर इसे छोड़ कर आऊँगा। आप बस अभिमन्यु के पास जाइए, उसे आपकी ज़रूरत है। अभिमन्यु ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी कल रात। अभिमान ने अपनी गहरी नज़र मन्नत पर डालते हुए कहा। उसकी बात सुन मन्नत को समझ आ गया था कि ज़रूर अभिमान के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो भी मिथिला जी के पीछे पीछे जाने लगी कि तभी अभिमान उसे पीछे से ही कमर से पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसकी आवाज़ बंद कर देता है। थोड़ी देर में मिथिला जी कमरे से बाहर जा चुकी थी और अब रूम का टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका था। अभिमान रिमोट की बटन दबाता है और दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मन्नत ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसका खूबसूरत चेहरा अभिमान सामने ही रखे मिरर से देख पा रहा था। वो काफ़ी सेंसुअल टोन में बिल्कुल उसके कान के पास आकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए, क्या हुआ लिटिल वन? इस विलन से डर लग रहा है तुम्हें? अभी तो बहुत फास्ट जुबान दौड़ रही थी तुम्हारी, अब अचानक इतना डर कि देख भी नहीं पा रही तुम मुझे? बोलते हुए अभिमान उसे अपने सामने लाता है। देखिए, मैं डरती नहीं हूँ आपसे, और वैसे भी अगर आपने कुछ किया ना तो मैं आपकी दीदी को बोल दूँगी, मन्नत ने कहा तो अभिमान उसके करीब बढ़ते हुए, बुलाओ ना, आई वांना हियर योर वॉइस। उसे अपने करीब बढ़ता देख मन्नत अपने कदम पीछे लेने लगती है। देखिए मैं, हाँ तुम लिटिल वन, आप, और इतने में ही मन्नत दीवार से सट जाती है और अभिमान उसके ऊपर झुक, मैं क्या? अब मन्नत के पास एक ही चारा था, किनारे से निकलने का। वो कोशिश करने ही वाली थी कि तभी अभिमान उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख उसके होठों के बिल्कुल करीब आ जाता है। मेरी दीदी को मैनिपुलेट करके सही नहीं किया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर अपनी दीदी की परेशानी नहीं। लिटिल वन, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। देखिए मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर से, मुझे सिर्फ मतलब है तो मेरी दी की खुशियों से जो आपकी वजह से अफेक्ट हुई। आपको पता नहीं है मेरे लिए उन्हें रोता देख कितना मुश्किल होता है। तो एक आपने मुझे परेशान किया तो मैंने आपके मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ से मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है, मन्नत ने कहा। ओ, तो तुम हिसाब बराबर करना चाहती हो? फिर तो थप्पड़ मुझे भी तुम्हें मारना चाहिए, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुन मन्नत बिना सोचे समझे, अच्छा फिर तो मुझे भी आपको किस कर लेना चाहिए। अभिमान उसे कमर से पकड़ तिरछा मुस्कुराते हुए, तो कर लो लिटिल वन, रोका किसने है? हाँ तो मैं करूँगी ना, मन्नत ने हकलाते हुए कहा। तो आज मेरे होठों पर जरा भी रहम मत खाओ और ढा दो इन पर जुल्म। कम ऑन किस मी लिटिल वन, अभिमान ने सेडेक्टिव वॉइस में कहा। तभी मन्नत डरते हुए उसके करीब आने लगती है और अभिमान एकटक उसके गुलाबी सुर्ख होठों को देख रहा था। तभी अचानक मन्नत, ये बहुत गंदा है, छी मुझसे नहीं होगा, बोलते हुए मन्नत अभिमान को धक्का देती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है कि तभी अभिमान उसकी कलाई पकड़ उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और बिना एक भी पल गवाए अपने एक हाथ से उसके गालों को कसकर दबाते हुए उसके होठों को काटने लगता है। उसकी किस काफ़ी रूड और वाइल्ड थी, जिसकी वजह से मन्नत को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो छटपटाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से अभिमान को खुद से दूर धकेलने लगती है। पर अभिमान 1 इंच भी नहीं हिल रहा था।
ऐसे ही किस करते हुए उसे बेड तक ले जाता है और उसे अपने साथ ही बेड पर गिरा देता है, पर उसका सारा वजन उसके पैरों पर था, जिससे मन्नत को दर्द ना हो। लगभग 25 मिनट बाद जब मन्नत की सांस रुकने की कगार पर आ जाती है, तब जाकर अभिमान उसके होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर झुक उसे लव बाइट्स देने लगता है। मन्नत तो अभी तक अपनी सांसें भी काबू नहीं कर पाई थी कि उसे अभिमान की इन लव बाइट्स का दर्द बेहाल करने लगता है। हटिए पीछे, बोलते हुए मन्नत फ़ौरन उसके साइड से होकर निकल जाती है और उठकर मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी गर्दन को देखती है, जिस पर लाल निशान बन चुके थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू एनिमल, मन्नत ने गुस्से से कहा। तो अभिमान अपनी आई विंग करते हुए, तो कौन कह रहा है छोड़ने को? मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो। उसकी बात सुन मन्नत बुरी तरह चिढ़ जाती है और बाहर जाने लगती है कि तभी अभिमान पीछे से, कल तुम्हें सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा, खबरदार जो किसी और से लगवाया तो। उसकी बात सुन मन्नत मुंह बनाते हुए, मैं नहीं मानूंगी, इनफैक्ट मैं आऊंगी ही नहीं, कहकर वो चली जाती है। तुम आओगे लिटिल वन, तुम्हें आना होगा, बोलते हुए अभिमान डेविल स्माइल करता है। अगला दिन मन्नत का घर। सभी लोग बजाज हाउस जाने की तैयारी में थे। मिथिला जी ने स्पेशली फ़ोन करके उन सबको इनवाइट किया था और क्योंकि कल इतना बड़ा तमाशा हुआ था, इसलिए आज सभी लोग फेस टू फेस बैठकर हर मिसअंडरस्टैंडिंग और गिले शिकवे को दूर करना चाहते थे। अभिमन्यु भी रात में जन्नत को फ़ोन कर रहा था, पर जन्नत एटीट्यूड की वजह से फ़ोन नहीं उठा रही थी। हालांकि उसे खुशी बहुत थी कि अभिमन्यु उसे वापस मिल गया था, वरना उसे एक पल के लिए सच में लगा कि अभिमन्यु उसे छोड़कर चला गया। जहाँ सभी लोग भाग दौड़ी में लगे थे, वहीं मन्नत अब तक कमरे में घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी प्रियांक और ध्वनि जी उसके कमरे में आते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? 8 बज रहे हैं, थोड़ी देर में हमें निकलना है और यह यहाँ कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। ध्वनि जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। प्रियांक, तू इसे उठा, मैं इसके कपड़े निकालती हूँ, ध्वनि जी ने कहा। तो प्रियांक मन्नत की तरफ आ गया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने हाथ में भरा सारा रंग मन्नत के मुंह पर लगा दिया। हाथों का जोर बढ़ाने की वजह से मन्नत की नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपने सामने प्रियांक को देखा, उसने धक्का मारकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। आउच, मोटी कहीं की, हड्डी तोड़ दी मेरी, प्रियांक ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। वहीं मन्नत फ़ौरन अपना चेहरा शीशे में देखती है तो सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पक्के कलर से रंग चुका था। ये देख अचानक ही मन्नत को अभिमान की बात याद आती है। कल तुम्हें सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा, खबरदार जो किसी और से रंग लगवाया तो। 1 मिनट, मैं उनकी धमकी से डरती थोड़ी ना हूँ, पर इस गधेजात प्राणी को सबक सिखाना ज़रूरी है, मन्नत ने अपने मन में सोचा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, बहुत शौक चढ़ा है ना होली खेलने का, अभी तेरा सारा भूत उतारती हूँ। इतना बोल मन्नत उसके पीछे भागने लगती है और प्रियांक भागते हुए वॉशरूम में आ जाता है और मन्नत तिरछा मुस्कुराहट के साथ उसे बाथटब में ढकेल देती है और छपाक की आवाज़ के साथ वो गिर पड़ता है। अब मनी ना होली, मन्नत ने हंसते हुए कहा। तो ध्वनि जी गुस्से में, ये सब क्या है मन्नत, वो तैयार हो चुका था, तूने उसे पूरा भिगा दिया। इस लीचड़ ने मेरा मुंह बंदरिया जैसा कर दिया, ये देखिए अब मैं क्या करूं, मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ध्वनि जी ने घूरकर प्रियांक को देखा। तू बाहर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ, बहन को ऐसे परेशान करते हैं। मम्मा आप लोग जाओ, मैं इस तरह वहाँ नहीं जाना चाहती, और वैसे भी मेरा मन नहीं है, मन्नत ने कहा। तभी जन्नत पीछे से, क्यों भाई, तू क्यों नहीं चलेगी? प्लीज़ यार चलना, अभिमन्यु ने ना मेरे और तेरे साथ स्पेशल डांस तैयार किया है, तू नहीं चलेगी तो अभिमन्यु को बहुत बुरा लगेगा। अब जीजू ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी मुझे उनसे माफ़ी भी तो मांगनी है कल के लिए, मन्नत ने कहा। तो जन्नत खुश हो गई और मन्नत फ्रेश होने चली गई। वहीं जन्नत छुपते छुपाते सिमाहिका के पास आई मिल गई। अरे हाँ, होली के दिन भांग मिलना बहुत आसान है, पर तू प्लीज़ ज़्यादा मत डालना, सिमाहिका ने कहा।
अरे हाँ यार, मुझे बस अभिमन्यु के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स चाहिए, उसके लिए थोड़ी ही काफ़ी है, जन्नत ने कहा और चली गई। 10 मिनट बाद मन्नत नीचे आई। उसने वाइट कलर की डेनिम जैकेट और ब्लू शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिस पर उसने एक चुनरी बांध रखी थी और जल्दी जल्दी की वजह से बाल खुले थे। जैकेट पेट से थोड़ी ऊपर थी, इसलिए उसकी कमर दिख रही थी। फिर से ये लफंगों वाले कपड़े तू कुछ ढंग का क्यों नहीं पहनती मन्नत, ध्वनि जी ने कहा। तो मन्नत के पापा गिरीश जी मन्नत के कंधे पर हाथ रखते हुए, आप भी ना बस पीछे ही पड़ जाती हैं, अब उसे नहीं पसंद है तो रहने दीजिए ना, ध्वनि जी ने मुंह बनाते हुए। चढ़ाइए इसे सर पे, जब शादी करोगे ना तब पता चलेगा, और साथ में चले जाना। हाँ तो चले जाएंगे, बोलते हुए गिरीश जी हंस दिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जमाई ढूंढ कर लाऊंगी जो माँ के हिस्से का भी सारा काम करेगा, बोलते हुए मन्नत उसके सीने से लग जाती है और गिरीश जी और ध्वनि जी हंस देते हैं और फिर सभी लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बजाज हाउस, सभी लोग गार्डन में आ चुके थे। मिथिला जी और उनकी देवरानी जानकी सारा इंतजाम देख रही थी। तभी सारे बच्चे, अभिमन्यु, उसकी बहन दिव्या, कजन ब्रदर्स सिद्धार्थ वहाँ आ जाते हैं। अभिमन्यु ने वाइट कलर का पठानी कुर्ता पहना था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र गेट पर ही थी। वो तीनों हंसते हुए बात कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र घर से बाहर आते अभिमान पर जाती, जिसे देख वो सब शॉक्ड रह जाते हैं। उसने वाइट कलर का हैंडमेड कुर्ता पहना हुआ था, जो कि उसकी टफ बॉडी पर बिल्कुल फिट था। ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से अभिमान का ब्रॉड चेस्ट साफ झलक रहा था। वो इस वक्त काफ़ी हॉट और हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके आते ही सबकी नज़रें उस पर ही टिक जाती हैं। लड़कियां तो उसे देखकर आहें भर रही थी। आप यहाँ होली फंक्शन में क्या कर रहे हैं एमएम, अभिमन्यु ने पूछा। क्यों, मैं नहीं आ सकता? अब अपने फंक्शन में आने के लिए मैं तुमसे परमिशन लूँ, अभिमान ने रूड वॉइस में कहा। उफ एमएम, ऐसा भी नहीं कहा मैंने, वो बस आपको होली और ख़ासकर कलर्स बहुत गंदे लगते हैं ना, बस इसलिए हम शॉक्ड हैं, अभिमन्यु ने कहा। तो अभिमान ने कुछ नहीं बोला। अब अभिमन्यु और अभिमान दोनों ही की नज़रें गेट पर थीं और मिथिला जी उन्हें देख रही थी। अभिमन्यु का तो सबको समझ में आ रहा था, पर अभिमान के दिल में के हाल सिर्फ मिथिला जी समझ रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि मन्नत ही वो लड़की है जो इनके अकड़ू बेदिल माफिया और वर्कहॉलिक भाई को एक सुलझे हुए और प्यारे इंसान में बदल सकती है। भाभी आ गई, दिव्या ने कहा तो सबकी नज़रें जन्नत और बाकी सब पर गईं। जन्नत ने वाइट लहंगे पहने हुए थे, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वहीं मन्नत को ना देख अभिमान की मुठ्ठियाँ कस गई, पर तभी उसकी नज़र पीछे ही प्रियांक के साथ सामान अंदर लाती हुई मन्नत पर गई, जिसे देख उसके फेस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि मन्नत के चेहरे पर रंग लगा हुआ था। मेरी बात ना मानने की सज़ा मिलेगी लिटिल वन, बोलते हुए अभिमान के फेस पर डेविल एक्सप्रेशन थे। मन्नत सबसे मिलती है और सबसे ज़्यादा खुशी से वो मिथिला जी से मिलती है। तो फिर होली शुरू करें, दिव्या ने कहा। नहीं नहीं, पहले हमारा डांस, जन्नत ने कहा। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं, मिथिला जी ने कहा। तो अभिमन्यु जन्नत और मन्नत को लेकर बीच में आ जाती है। सभी लोग उन्हें देखने लगे। जन्नत टेबल पर चढ़कर, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। तभी मन्नत भी उसके साथ गुनगुनाते हुए, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों छा रहा है, आँखों से मीठा तूने खिलाया। वहीं सिद्धार्थ की नज़र बस मन्नत पर टिकी हुई थी और वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो दोनों नीचे आती हैं और अब अभिमन्यु उनके बीच में डांस करते हुए, ओ तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई,
मनचली चाल कैसी नवाबी हो गई। अब वो सब साथ में रिदम के साथ डांस कर रहे थे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारे ठुमके तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सिद्धार्थ अभिमान से डांस के लिए पूछता है तो अभिमान मना कर देता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मन्नत उसके बगैर इतनी खुश थी। अब सिद्धार्थ स्टेज पर आकर मन्नत की कलाई पकड़ता है। तेरी कलाई है हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा तो लगती मलाई है। इस पर मन्नत उसके गाल हल्के से पकड़ थिरक के साथ, महंगा पड़ेगा ये चस्का मलाई का, उपवास करने में तेरी भलाई है। सिद्धार्थ बस उसकी छुअन महसूस कर रहा था कि मन्नत हंसते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है। अब अभिमान और सिद्धार्थ दोनों ही मन्नत और अभिमान के साथ नाच रहे थे। बिंदिया तेरी मेहताबी हो गई, दिल के अरमाओं में बेहिसाबी हो गई। तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारे ठुमके तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। अब सभी के माथे पर पसीना था तो सिमाइका सबके लिए ठंडाई ले आती है और जन्नत को देख आंख मारती है क्योंकि उनमें से एक गिलास भांग का था। जन्नत उसे ले आती है। इतने से क्या होगा, थोड़ा और डाल देती, ज़्यादा असर करेगा, कहते हुए वो और भांग मिला देती है और अभिमन्यु को दे देती है। तभी अचानक मन्नत को खांसी आने लगती है। ये देख अभिमन्यु वो ग्लास मन्नत के आगे कर देता है। मन्नत बहुत मना करती है पर वो अभिमन्यु की बात टाल नहीं पाती और वो भांग वाला ग्लास पी जाती है। ये देख सिमाहिका और जन्नत दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब मन्नत को अजीब सा लग रहा था। उसे आसपास की चीज़ें भी अलग सी दिखाई दे रही थी। अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं पर उसके कदम डोलते ही अभिमान उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। आर यू ओके लिटिल वन? अभिमान ने अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में पूछा तो मन्नत अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे चाहिए। तो अभिमान कन्फ्यूजन में पूछता है क्या चाहिए? रंग। बोलते हुए मन्नत उसके गालों पर रंग लगाकर हंसते हुए भागने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अभिमान को रंगों से सख्त नफरत था। उसका डर था कि कहीं वो मन्नत पर गुस्से से चिल्लाने न शुरू कर दे। पर अभिमान भी अपने हाथों में रंग लिए मन्नत के पीछे जाने लगता है। ये देख मिथिला जी मुस्कुरा उठती हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो आज मन्नत ने कर दिखाया था। मन्नत भागते हुए अंदर आ जाती है और रुक कर हाँफने लगती है। तभी अभिमान उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसके कंधों को चूमते हुए मन्नत के पेट पर धीरे धीरे रंग लगाने लगता है जिससे मन्नत की धड़कन तेज हो जाती है और सांसें भर जाती हैं। अभिमान उसके पूरे पेट पर काफ़ी सेंसुअल वे में हाथ फेर रहा था जिससे मन्नत बेचैन हो रही थी। उसे करंट सा लग रहा था। आह प्लीज़ मत कीजिए ना, मन्नत ने आहें भरते हुए कहा। तो अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमते हुए क्यों नहीं करूँ लिटिल वन, यही वहाँ मत छूइए ना, मन्नत ने आंखें बंद किए तेज सांस लेते हुए कहा। अभिमान घुटनों के बल बैठ उसकी नाजुक और पतली कमर पर अपने सख्त होठ टिकाते हुए क्यों, मेरे छूने से कुछ होता है क्या? उसके होठों की बढ़ती शैतानियाँ मन्नत को पागल कर रही थी। उसे क्या हो रहा था वो खुद नहीं जान पा रही थी। बिजली जैसी दौड़ती है, 440 वोल्ट का करंट महसूस होता है, मन्नत ने दुनिया भर की मासूमियत समेटे कहा। उसकी आवाज़ की कशिश किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वही हाल अभिमान का भी था। उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लाइफ में पहली बार उसे रेस्टलेस फील हो रहा था। वही भांग का नशा अब मन्नत के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। इसी में पूरी तरह डूब वो आगे बढ़ अभिमान के होठों को अपने होठों से छू लेती है। ये देख अभिमान हैरान हो जाता है। वो अब मन्नत को उससे पहले रंग ना लगवाने की सज़ा देने वाला था पर उसने तो उल्टा उसे ही झटका दे दिया था। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। दोस्तों मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।